नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या फिर अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य जस्टिस होते हैं, अन्य जज होते हैं, उनको किस प्रकार हटाया जाता है, क्या प्रक्रिया है, कहाँ पर दी गई है प्रक्रिया, कौन से आर्टिकल में हटाने के संबंध में प्रावधान देखने के लिए मिलता है, उनके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं आज। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो वहाँ कितने सदस्यों की सहमति होनी आवश्यक है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिनके संबंध में ये प्रस्ताव लाया गया, जिसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग। कौन कौन से अन्य न्यायाधीश रहे हैं जिसके संबंध में ये प्रस्ताव लाया गया है, ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जिनको इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग कंप्लीट ही वीडियो देखना ताकि आपको सीखने के लिए मिले। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाना है, आज का अपना टॉपिक ये है। और करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। ध्यान देना और अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझना इस बात को। क्या है प्रावधान हमारे लिए? सबसे पहले प्रावधान की यहाँ पे मैं बात करूँ तो टॉपिक हमारा क्या है, न्यायाधीशों को यहाँ पर लिखते हैं, न्यायाधीशों को हटाना। यानी न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है, ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 124 के 4 में प्रावधान किया गया है कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जा सकता है और हटाने के संबंध में इम्पीचमेंट या फिर उन पर महाभियोग लाया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 124 के 4 में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आर्टिकल 124 के 5 में किस प्रकार इनको हटाया जाएगा, क्या प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर हम लोग ये बात करें तो संविधान में कोई ऐसी विशेष उल्लेख मिलता नहीं है इनको हटाने का, पर इनके लिए अधिनियम बनाए गए हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं अधिनियम की, तो लोकसभा अधिनियम 1968 लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए बना हुआ है राज्यसभा अधिनियम 1969, जिसके माध्यम से इनको हटाया जाता है। तो आर्टिकल 124 के 5 में ये प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए लोकसभा में लोकसभा अधिनियम 1968 के तहत, जबकि राज्यसभा में राज्यसभा अधिनियम 1969 के माध्यम से हटाया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, लिखवाऊँगा, पहले आप लोग कंप्लीट समझ लो इसको। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारे न्यायाधीश को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लाना है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो वहाँ पर कितने सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। यदि बात करें हम लोकसभा की, तो लोकसभा में हमारे पास 100 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक होती है। और उसके बाद हम लोग यदि बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक होता है। यदि प्रस्ताव लाया जाता है तो वहाँ पर ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हमारी प्रक्रिया, जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्रस्ताव लाया गया और लाने के बाद जो भी न्यायाधीश होते हैं, जैसे हम लोग बात करें तो उनके संबंध में क्या क्या शर्त है न्यायाधीश की। जो भी न्यायाधीश होता है तो उनके संबंध में प्रस्ताव लाया जा चुका है लोकसभा में और लोकसभा में 100 सदस्यों की सहमति है। और जो लोकसभा के सदस्य अपना जो प्रस्ताव हटाने के संबंध में देंगे तो वो किसके पास देंगे, उसके अध्यक्ष को देंगे। तो लोकसभा में लाया गया है तो किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे प्रस्ताव। और अध्यक्ष के द्वारा, ध्यान से आप लोग इस बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अध्यक्ष के द्वारा एक समिति बनाई जाएगी, एक क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है
जो न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करती है। क्या करती है? 100 सदस्यों के द्वारा, जो हमारे पास 100 सदस्य थे और 100 सदस्यों ने अपने सहमति से किसी भी न्यायाधीश के संबंध में प्रस्ताव पारित किया और पारित करने के बाद 100 सदस्यों की सहमति थी और सहमति को, उस प्रस्ताव को किसके पास भेजा? लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष ऐसे नहीं हटाएगा, कोई भी इसकी प्रक्रिया नहीं होगी। अब लोकसभा अध्यक्ष उसके बाद इसको जांच कराएगा, इसकी समिति बना करके एक जांच होगी कि न्यायाधीश पर जो लगे हुए आरोप हैं वो सही हैं या फिर नहीं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो वहाँ पर फिर उसको लोकसभा में उस प्रस्ताव को क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। यदि हमारे पास उस पर जो दोष हैं, जो भी प्रावधान उसके संबंध में गलत प्रावधान हैं, वो सही ठहराए जाते हैं या सही पाए जाते हैं कि इन पर ये आरोप हैं, तो उसके संबंध में प्रस्ताव फिर कहाँ पर पारित होता है? लोकसभा में। अब फिर उसके बाद सेम प्रोसेस के माध्यम से कहाँ पर जाता है? अगले हमारे सदन में जाता है। फिर उसके बाद कहाँ पर चला जाएगा? प्रस्ताव राज्यसभा में चला जाता है। और राज्यसभा भी इसको इस प्रकार ही नहीं पास करती कि तुरंत ही आया और प्रस्ताव को इसको पास कर दिया। उसके संबंध में भी ये राज्यसभा के सभापति को ये अधिकार होता है कि जो न्यायाधीश पर लगे हुए आरोप हैं वो क्या सही हैं या फिर नहीं, उनके संबंध में राज्यसभा सभापति को जांच कराने का आदेश होता है। और सभापति भी एक समिति के माध्यम से क्या कराते हैं? इनकी जो इन पर लगे हुए आरोप हैं इनकी जांच कराते हैं। और उसके बाद यदि पाया जाता है कि दोष सही हैं, इन पर लगे हुए दोष सही ठहराए जाते हैं, तो प्रस्ताव राज्यसभा में भी पारित हो जाता है। और उसके बाद इस संबंध में जो न्यायाधीश होता है, जिसके संबंध में ये लाया गया था, जिसके खिलाफ इसको लाया गया था, तो वह क्या हो जाता है? अपने पद से हट जाता है। अब ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझना, जब हमारे पास एक कमेटी बनाई जाती है तो इस कमेटी में कौन कौन सदस्य होता है, तो ध्यान देना। इस कमेटी में सदस्य लिखवा भी दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना, समझ लो बस आप लोग। अब इस कमेटी की हम लोग बात करें तो इस कमेटी में 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य तो होता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का क्या होता है? न्यायाधीश। और उसके बाद हम लोग बात करें तो और होता है हमारे पास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसको शामिल कौन करेगा? इसको शामिल वही करेंगे जैसे लोकसभा में है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसमें शामिल किया जाता है कि इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को समिति में शामिल किया जाए। और उसके बाद यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की हम लोग बात करें तो विधि का जानकार व्यक्ति इसमें शामिल होगा। ये यहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है। विधि का जानकार व्यक्ति कहाँ पर शामिल होगा? इस समिति में शामिल होगा, जो इस न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट, ये जो समिति है ये अपनी रिपोर्ट किसके पास को भेजेगी? वापस से लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष को ये बताएगी कि ये आरोप सही थे या फिर गलत। सही थे तो इन पर ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है, फिर अगले सदन में चला जाता है। यदि यह आरोप सही नहीं पाए जाते तो प्रस्ताव क्या हो जाता है? वो समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद उस पर प्रस्ताव उस संबंध में नहीं लाया जाता, तो सेफ रहता है वो, फिर प्रस्ताव रद्द हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें राज्यसभा में, सेम यही इसी प्रकार के हमारे सदस्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और किसी राज्य का जो हाई कोर्ट होते हैं उनके चीफ जस्टिस और विधि का जानकार व्यक्ति यहाँ पर शामिल होता है। वो समिति, ये वाली समिति किसके पास रिपोर्ट अपनी भेजती है? राज्यसभा सभापति के पास। और राज्य सभापति से बताती है कि आरोप सही हैं या फिर नहीं। जैसे हम लोग दीपक मिश्रा जी की बात करेंगे तो दीपक मिश्रा के जो संबंध में प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था, महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में लाई गई थी, पर यह प्रस्ताव राज्यसभा में पारित नहीं हो सका क्योंकि जो सभापति थे एम वेंकैया नायडू, उन्होंने क्या कर दिया था? उसको
रद्द कर दिया था, गलत ठहरा दिया था कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है इन पर, तो महाभियोग की प्रक्रिया उन पर नहीं चलाई गई थी दीपक मिश्रा पर 2018 में। तो उन सभी की हम लोग बात कर लेंगे। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार उसको हटाया जाएगा। अभी हम लोग लिख लेंगे उसको भी 100 सदस्यों की सहमति होना फिर। और ये बात आप लोग यहाँ पर आगे याद रखना कि जो इस संबंध में ये जो सारी की सारी प्रक्रिया चलेगी, तो इसके संबंध में जो उस पद पर न्यायाधीश होगा, जो ये वाला न्यायाधीश होगा जिस पर ये सारी कार्यवाही होगी, तो उस बीच में उसको निलंबित नहीं किया जाएगा, यानी वह अपने कार्य रूप प्रॉपर तौर पर करेगा। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वह अपने कार्य नहीं करे, कार्य करेगा और पूर्णतः रूप से उसको सभी सुविधाएं भी प्राप्त होती रहेंगी, और ना ही उसको निलंबित किया जाएगा। और मोस्टली हमारे जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको निलंबित नहीं किया जाता है। ये नोट पॉइंट बना के आप लोग लिखना, लिखवाऊंगा मैं आगे आपको। तो न्यायाधीशों को कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है, ये बात भी आप लोग याद रखना। ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनका, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है उनको, पर निलंबित नहीं कर सकते हैं न्यायाधीशों को, ये प्रावधान है इनके लिए। फिर उसके बाद भी हम लोग कर लेंगे कि जब ये प्रक्रिया चलती है तो अपने संबंध में साक्ष्य देने के लिए ये खुद भी जा सकते हैं, या फिर अपने किसी अन्य न्यायाधीश या फिर अन्य वकील को भी भेज सकते हैं। ये बात भी आप लोग याद रखना। कौन थे ऐसे न्यायाधीश जो स्वयं अपने साक्ष्य रखने के लिए वहाँ पर प्रस्तुत हुए थे? राज्यसभा में सौमित्र सेन, उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे कि सौमित्र सेन एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जो अपना पक्ष रखने के लिए खुद ही, जब इन पर जांच की जा रही थी इनके संबंध में, तो राज्यसभा में ये है स्वयं गए थे। एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं ये। बात करेंगे उन सभी की। अब हम लिखने की शुरुआत करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग उन पॉइंटों को लिखते हैं सिस्टमेटिक वे से कि किस प्रकार है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई ऐसी बात है नहीं। लिया एक स्क्रीनशॉट? चलो स्क्रीनशॉट मतलब बाकी हम लोग आगे के प्रावधानों की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। 124 आर्टिकल में प्रावधान किया गया है इनको हटाने के संबंध में। आर्टिकल नंबर 124 और 124 का 4 में प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए हटाने के संबंध में मिलता है। क्या पॉइंट है? ध्यान से आप लोग यहाँ पर लिखना। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हटाने की प्रक्रिया तथा, ऐसे लिख लो, इसके साथ और भी शब्द जोड़ना चाहो तो, तथा उनके आधारों का उल्लेख किया गया है। उनके आधारों का उल्लेख किया गया है। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें कि कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है हटाने के संबंध में, यहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार हटाया जाएगा और क्या आधार होंगे उसके। आर्टिकल 124 के 5 में वहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है। इनको हटाने के संबंध में
अधिनियम बनाए हुए हैं और कौन कौन से अधिनियम हैं उनकी भी हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 124 के 5 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि आर्टिकल 124 में इनके संबंध में जांच अधिनियम बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं। और कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं यहाँ पर उसकी हम लोग बात करते हैं। यानी जांच अधिनियम का मतलब है कि जब इनको हटाया जाएगा तो जांच होगी उससे पहले कि इन पर लगे हुए आरोप सही हैं या फिर नहीं। तो कौन कौन से यहाँ पर बनाए गए हैं जांच अधिनियम जो मैंने आपके लिए बताए थे। पहला है लोकसभा जांच अधिनियम, जांच अधिनियम 1968 और राज्यसभा जांच अधिनियम, राज्यसभा जांच अधिनियम 1969 यहाँ पर बनाए गए हैं। आर्टिकल 124(5) में उनका प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो कहाँ कौन कौन से हमारे जांच अधिनियम बनाए गए हैं, ये दोनों हमारे जांच अधिनियम बनाए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार किस सदन में इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना, हटाने के संबंध में यदि प्रस्ताव लाया जाता है तो इनको हटाने के संबंध में, इनको हटाने के संबंध में प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इनको हटाने के संबंध में किसी भी सदन में क्या ला सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो उस प्रस्ताव पर 100 सदस्यों की, यानी कम से कम 100 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। कम से कम 100 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और यदि प्रस्ताव हमारा कहाँ पर लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है, लिखना इसको भी आप लोग, यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है।
यहाँ पर लिख लेना होना आवश्यक है। ये बात आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें जो संविधान में इनका क्या प्रावधान है, संविधान में इनको हटाने के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करें तो कोई भी प्रावधान संविधान में इनको हटाने के लिए नहीं देखने के लिए मिलता है। तो ये अलग से जांच अधिनियम बनाए गए थे लोकसभा और राज्यसभा के लिए, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका पहले लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं आगे। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और साथ के साथ हम लोग नोट्स बनाओगे तो बेटर है आपके लिए, आसानी से आप लोग इनको कर सकते हो। इसको भी अब हटा देते हैं, न्यायाधीशों को ये तो हटाते हैं, हम इनको ही हटा देते हैं। अब ध्यान देना आप लोग, तो ये जो प्रावधान मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे थे तो यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। यह प्रावधान संविधान में उल्लिखित नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो किस आधार पर इनको हटाया जाता है, इनका आधार क्या है, तो इनके आधार इनको हटाने के और कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है, कौन सा आर्टिकल है, तो ध्यान देना आर्टिकल तो 124 ही है और उसी के अंदर हमारे प्रावधान किए गए हैं कि वहाँ पर क्या है इनका आधार। तो इनको हटाने के संबंध में आधार या इनको हटाने का आधार क्या है, इनको हटाने का आधार वही है इनकैपेसिटी, अक्षमता, इनकैपेसिटी व कदाचार या मिसबिहेवियर जिसको बोलते हैं, व कदाचार, मिसबिहेवियर, इनको हटाने का आधार अक्षमता, इनकैपेसिटी व कदाचार है। इनके संबंध में कोई भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि किसको हम लोग बोलेंगे कदाचार। अक्षमता का मतलब तो हम बोल सकते हैं कि यह उस पद के लिए क्या नहीं है, योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं यह असक्षम है। अब यहाँ हम लोग बात करें मिसबिहेवियर की, तो यहाँ पर इसको परिभाषित नहीं किया गया है मिसबिहेवियर होता क्या है। बट मिसबिहेवियर की हम लोग बात करें, जैसे हम लोग राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में बात करते हैं कि संविधान का अतिक्रमण करने पर उसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। अब यहाँ मिसबिहेवियर की हम लोग बात करें तो मिसबिहेवियर का मतलब नॉर्मल तौर पर ये होता है कि पद पर रहते हुए ये इन्होंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्होंने क्या किया है, कदाचार किया है, मिसबिहेवियर किया है। तो उसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी जो वर्क होता है नॉर्मल प्राइवेट में ये अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट तौर पर, तो उसको बोलते हैं मिसबिहेवियर। हालांकि इनके संबंध में परिभाषित नहीं किया गया है इसको, पर नॉर्मल तरीके से हम लोग समझना चाहें तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करें जैसे क्षमता या फिर कदाचार, ये आधार है इनको हटाने का। और अगले प्रावधानों की हम लोग यहाँ पर बात करें
तो अब उसके बाद जो आधार है, इन पर जो आरोप लगाया जाता है तो उसको किस प्रकार से किया जाता है या फिर उनकी जांच किस प्रकार से की जाती है, तो अभी मैंने आपके लिए यहाँ पर जो लिखे थे न्यायाधीश जांच अधिनियम, इन पर लगे आरोपों की जांच, इन पर लगे आरोपों की जांच, आरोपों की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा जांच अधिनियम 1968 लोकसभा जांच अधिनियम 1968 के द्वारा की जाती है। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है, एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व और अगला सदस्य की हम लोग बात करें तो और अगला सदस्य कानून का जानकार व्यक्ति इस समिति में शामिल होता है। इस समिति में शामिल होता है। जो न्यायाधीशों पर लगे आरोपों की जांच करती है, लगे आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट की हम लोग यहाँ पर बात करें कि अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, तो अपनी रिपोर्ट संबंधित सदन के अध्यक्ष को सौंपती है, ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि उससे संबंधित जो भी सदन है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, उसको अपनी रिपोर्ट क्या करती है, सौंपती है ये समिति। और इसके संबंध में जो ये आरोप सही ठहराए जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो ध्यान देना, लोकसभा की हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी संबंधित सदन के अध्यक्ष को यह सौंपती है। पर लोकसभा में ऐसा हो जाता है तो क्या कंडीशन बन सकती है, यदि प्रस्ताव, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था तो उस पर लगे आरोप, जो न्यायाधीश है उस पर लगे जो आरोप हैं, तो उस पर लगे आरोप
यहाँ लिखेंगे यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था तो उस पर लगे आरोप सही ठहराए जाने पर, सही ठहराए जाने पर प्रस्ताव को उपस्थित व मतदान करने वालों के कुल सदस्य संख्या व, यहाँ पर जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव लाया जाता है उसके संबंध में यदि इसको प्रस्ताव को ये क्या किया जाता है, सही आरोप ठहराए जाते हैं, तो उस जो प्रस्ताव पारित होता है तो उसको पारित होने के लिए किस प्रकार की बहुमत का होना आवश्यक है, तो उसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ सही से। यदि प्रस्ताव हमारा आरोप सही ठहराए जाने पर प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या व उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यानी उसकी सहमति की हम लोग बात करें तो कितनी सहमति होनी चाहिए, जितनी टोटल हमारी सदस्य संख्या है उसका, और जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत की सहमति होना आवश्यक है। किसके संबंध में? यदि प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है, उस पर लगे आरोप सही ठहराए जाते हैं, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, प्रस्ताव पारित हुआ मान लिया जाता है। फिर उसके बाद प्रस्ताव कहाँ पर भेजा जाता है? अगले सदन में, और सेम प्रोसेस के साथ यह क्या हो जाता है, वहाँ भी पारित हो जाता है। और यदि यह आरोप सही नहीं थे, इस बात को आप लोग खुद ही लिख लेना, यदि यह आरोप सही नहीं थे तो प्रस्ताव क्या हो जाता है, वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। और इस प्रक्रिया के दौरान जो प्रक्रिया चलती है, तो क्या जो न्यायाधीश है उसकी सेवानिवृत्ति पर या फिर उसके कार्यकाल पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसको मैं लिखवा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, एक लाइन ही लिखनी है। यदि प्रस्ताव दो जो आरोप हैं वो सही नहीं ठहराए जाते तो उसके संबंध में क्या कर सकता है, प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। उसको आप लोग खुद ही लिखना। ध्यान देना, लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। जो हमारी ये प्रोसेस जैसे चलती है कि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उस बीच में क्या जो न्यायाधीश है उसको अपनी बात रखने का समय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो उस बात को भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। जिस पर जो न्यायाधीश हैं, जिस पर ये आरोप लगे हैं, तो उसको भी क्या मिलता है, समय दिया जाता है। तो ध्यान देना उसके संबंध में। प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 14 दिन पूर्व न्यायाधीश को
सूचना दे दी जाती है, सूचना दे दी जाती है ताकि वह अपने साक्ष्यों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सके, सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सके। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। यानी 14 दिन पहले उसको बता दिया जाएगा तो वह क्या हो सकता है, शामिल हो जाता है कार्यवाही जब उसकी प्रक्रिया चलती है, जो भी उस पर आरोप लगाए गए थे। जो जांच समिति है उसके बाद प्रस्ताव लोकसभा में आएगा, तो लोकसभा में जब कार्यवाही इस पर चर्चा होगी तो वहाँ पर अपने संबंध में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हो सकता है। कौन? वो न्यायाधीश जिस पर आरोप लगाया गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके संबंध में, कि जब प्रस्ताव हमारा पारित हो गया लोकसभा में भी और दूसरे सदन में भी प्रस्ताव पारित हो गया। ध्यान देना अगला पॉइंट, यदि प्रस्ताव पहले सदन से पारित होकर दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है, तो वह न्यायाधीश अपने पद से हट जाता है। ये बात आप लोग याद रखना कि जब प्रस्ताव दूसरे सदन से भी पारित हो गया तो वह क्या हो जाता है, न्यायाधीश अपने पद से हट जाता है। और जब यह प्रक्रिया चलती है तो क्या असर पड़ता है उस पर, तो ध्यान देना आप लोग। मैंने अभी बताया भी था कि जब नोट करके आप लोग लिखना, ये 2 पॉइंट हैं, नोट करके ही आपको लिखना है। जब हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश पर चलती है तो उसको उस समय सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखना। क्या होती हैं? उसको सारी की सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं जब यह प्रक्रिया चलती है। और जब यह प्रस्ताव पारित हो जाता है दोनों सदनों से, तो उसके संबंध में क्या हो जाता है, अपने पद से रिक्त हो जाता है, उसका पद, अपने पद से वह हट जाता है। और ये बात आप लोग याद रखना, न्यायाधीशों को, ये भी नोट की पॉइंट है, न्यायाधीशों को अपने पद से निलंबित नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना बहुत अच्छे से। न्यायाधीश कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। ये प्रावधान किस प्रकार है, हमारे कार्यवाही के संबंध में, जब हमारी
उसको हटाने के संबंध में प्रावधान हो या फिर उस पर प्रस्ताव लाया गया हो। इस बात को आप लोग याद रखना। कभी भी निलंबित नहीं होते हैं और हमारी सभी शक्तियाँ उनको प्रॉपर तौर पर मिलती हैं जब वह उन पर क्या चलती है, कार्यवाही हटाने के संबंध में चलती है। तो कौन कौन हटाए गए हैं, किस किस को हटाया गया है, उन सभी की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखना आप लोग उसको भी कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में आप लोग लिखना और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर करना। कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बीच में बात करते हैं नहीं, पढ़ाई की ही बात हम लोग करते हैं। आपको लगता हो बेस्ट कंटेंट है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।